नमस्कार। बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर के सभी छात्रों का व्यावसायिक गणित के इस कक्षा में, अर्चना शुक्ला की इस कक्षा में स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने मैट्रिक्स के का आशय, उसके एलिमेंट्स, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसके प्रोडक्ट कैसे गिने जाते हैं, देखे जाते हैं, उसके साथ ही हमने प्रकार शुरू किए थे बच्चों। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम उसको आगे और कैसे बढ़ाएंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो आगे के प्रकार में जितने प्रकार हमने देख लिए थे उससे हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे जाके आपको एक स्लाइड जरूर दिखाऊंगी। फिर हम अवयवों का योग करना सीखेंगे, एडिशन, अवयवों को घटाना, और जब प्रॉपर्टीज के बाद समय बचेगा तो मैं आपको शायद अदृश्य गुणा भी बता सकूंगी। तो चलिए, यहाँ मेरा लेक्चर तकनीकी कारणों से सेकंड पार्ट नहीं हो सका था बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ अपनी बात खत्म की थी, ब्रेक लिया और उसके बाद अब हम मिल रहे हैं। तो मैंने आपको मैट्रिक्स के संदर्भ में जितने प्रकार बताए थे, मैंने कहा था 4, 5, 6 को मैं फिर दोहराऊंगी, और तब मैंने एक आपको चार्ट बनाने का निवेदन किया था। पहले मैंने निवेदन किया था, फिर मैंने आदेश दे दिया कि प्लीज कॉपी में बना लीजिए ताकि आपको उसको समझने में आसानी जाए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिसमें पंक्तियां और स्तंभ, आर, रो, जो पहली बार हमारी इस कक्षा में शामिल हुए हैं उनके लिए बता दूं, आर स्टैंड्स फॉर रो, और कॉलम सी, है ना। तो आर और सी दोनों बराबर होंगे। जिस अवयव में पंक्तियां ठीक उतनी ही हों जितने उनके स्तंभ है, उस अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो हमने इसे रेक्टेंगुलर यानी आयताकार अवयव कहा था। इस आयताकार अवयव को समझ लीजिए जहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जब आर अधिक हो, और दूसरे हिस्से में देखिए जब आर कम हो। रोज यदि अधिक होंगे 3 into 2 तो हम इस प्रकार के अवयव को कहेंगे वर्टिकल, लंबवत, और यदि रो कम हो तो हम इसे हॉरिजॉन्टल, यानी ऐसे आयताकार अवयव की विशेषता ये है कि इसमें पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर नहीं होते। तो मैं आपको इसलिए ये चार्ट बता रही हूँ बच्चों। कई बार क्या होता है, दीर्घ उत्तरी में, लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है अवयव के कोई 2 प्रकार बताइए। तो यदि आप इस तरह 2 प्रकार बताएंगे तो मेरी नजर में एक बहुत अच्छा उत्तर बनेगा। आप वर्ग अवयव का 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 2 एग्जाम्पल दे दीजिए। रेक्टेंगुलर में आप इस तरह से चार्ट बनाकर यदि अपनी बात साबित करेंगे तो बहुत अच्छा बन पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको, और ये भी समझने के लिए कि कई बार मैं अपने इस प्रेजेंटेशन में आपको अलग अलग बिंदु के रूप में रेक्टेंगुलर बता चुकी, उसके बाद फिर मैंने लंबवत एक प्रकार के रूप में बताया, फिर मैंने क्षैतिज बताया। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये 3 अलग अलग प्रकार क्यों बताए जा रहे हैं। तो पॉइंट्स बढ़ाने के लिए या बात को धीरे धीरे समझने के लिए हमने इनके 3 प्रकार देखे, और अब हम उसको कंपाइल करके इस तरह से समझे कि हमारे को किसी प्रकार की कोई शंका, कोई डाउट ना हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस प्रेजेंटेशन से, इस चार्ट से बात समझ में आ गई होगी। आप कॉपी में बना चुके हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ। और अब हम देखते हैं आगे 8वां प्रकार, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। आपको मैं एक और निवेदन कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से 8, 9 और 10 आपको समझना है। 8वां बिंदु आपको समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी 9 और 10 समझ जाएंगे। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में स्थित अवयवों को छोड़कर शेष अवयवों का मान 0 हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, all of whose elements except those in the leading diagonal are 0। मेन जो प्रिंसिपल की हम बात करें, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी 0 हो, यानी मुख्य विकर्ण में मान हो, बाकी 0 0 हो, तो इस प्रकार के अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। हो सकता है आपको भाषा कठिन लग रही होगी, आइए कुछ उदाहरण यानी चित्र के द्वारा देखें। पंक्ति गुणा स्तंभ, आप किस तरह के पंक्ति गुणा स्तंभ की बात सोच रहे हैं, ध्यान से पढ़ें। ऐसा वर्ग अवयव, यानी मैं जो भी आपको आज एग्जाम्पल, मतलब इस उदाहरण में एग्जाम्पल दूंगी, वो या 2 गुणा 2 का दूंगी, या 3 गुणा 3 का दूंगी, 4 गुणा 4 भी दे सकती हूँ बच्चों, लेकिन वो आपके ऊपर छोड़ दूंगी। तो देखिए, मैंने m into n 3 गुणा 3 लिया है, और ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। दिखा सबको? 1 0 0
0 - 2 0 0 0 3। ठीक है, अब इस चीज को आप केवल ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, देखिए आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, देख रहे हैं सभी, ये जो चिन्ह बन रहा है, फिर देख लीजिए जो आपको डिस्प्ले हो रहा है बच्चों, ये देखिए, ये मुख्य विकर्ण है, 1 -2 और 3। सबको समझ में आया? तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष एलिमेंट्स 0 हैं, है ना? देखिए, अब इस चीज को आप और तरीके से समझा सकते हैं। पहली पंक्ति का पहला मान है, बाकी 0 है। दूसरी पंक्ति में चलिए, आप पंक्ति मीन्स रोज को आड़े में देख रहे हैं बच्चों, मैंने बताया है आपको, रोज मीन्स आड़े और स्तंभ मीन्स खड़े, है ना? तो सेकेंड रो देखिए ध्यान से, तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, बाकी आजू बाजू 0 है, और तीसरी पंक्ति में तीसरा पद, तीसरा एलिमेंट जो है वो कोई मान है, बाकी 0 है। तो 1 - 2 और 3, ये क्या है? मुख्य विकर्ण। अब आप फिर से एक बार विकर्ण अवयव किसे कहते हैं पढ़िए, देखिए, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया। ऐसा वर्ग अवयव, हमने 3 × 3 लिया बच्चों, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में स्थित अवयवों को छोड़कर शेष अवयवों का मान 0 हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। तो ये डायगोनल के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। आगे चलते हैं, अगला प्रकार देखते हैं, वो है अदिश अवयव। इस अदिश अवयव के लिए मैं चाहूंगी कि आप पहले ध्यान से इसको पढ़ें। वह वर्ग अवयव, कॉमन हो गया, वर्ग अवयव ही होना चाहिए जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों का मान बराबर होता है। मान बराबर मतलब मैं 5 कहूं, 7 7 7 कहूं, शेष अवयवों का मान 0 होता है, अदिश या मापक अवयव कहलाता है। कई बार मैं हिंदी और अंग्रेजी का कुछ ऐसा सामंजस्य करके आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ बच्चों। अदिश अवयव का अंग्रेजी अनुवाद हुआ स्केलर। स्केलर में मुख्य विकर्ण में स्थित अवयवों को हम यदि याद रखना चाहें, स्केलर समान, ऐसे यदि आप थोड़ा हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश जैसा कुछ पढ़ना चाहें तो बच्चों, है ना? तो a square matrix is said to be scalar if all elements in the diagonal are same and all off diagonal elements are 0. Off diagonal elements are 0. मुख्य विकर्ण से हटकर जो भी है वो क्या है? 0 है ना? तो एग्जाम्पल देखिए, आप सहमत है? मुख्य विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है, चिन्ह देख रहे हैं सभी, ए ए ए, है ना? बाकी 0 है ना? इसे आप फिर ऐसे समझा सकते हैं, पहले अवयव का मान ए, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट ए है, बाकी 0 है, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट ए है, आजू बाजू वाले 0 है। इस तरह से अब आप व्याख्या करना सीख चुके हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, आपको समझ में आया? मुझे लगता है अब ज्यादा और अच्छे से समझ में आ गया। 5 5 5 किसको देख रहे हैं आप? प्रिंसिपल डायगोनल को देख रहे हैं, मेन वाले को, मुख्य विकर्ण को देख रहे हैं। मुख्य विकर्ण को देखने के लिए एक बार और नजर डालिए, स्क्रीन पर देखिए, क्लियर हुआ? 5 5 5, है ना? तो मुख्य विकर्ण के जो भी एलिमेंट्स हैं वे एक जैसे हैं, तो आप चाहें तो ए ए ए, क्लियर है पहला वाला, 5 5 5। अब आप 5 को रटे नहीं बच्चों, आप 7 7 7 डाल दीजिए, 3 3 3 डाल दीजिए, आप अपना लकी नंबर डाल के एग्जाम आपको जब समझाने की बात आती है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं डिटेल्स में, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के बच्चे खासतौर से ध्यान दें कि उन्हें पिछले बरस ना मुख्य परीक्षा में ये पूरा एक प्रश्न लॉन्ग आंसर में पूछा था। पढ़ाते समय मैंने हमेशा हिदायत दी है बच्चों को, ये अक्सर पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो यदि आपको प्रकार पूछे गए हैं, हमारे पास 15 प्रकार है, किन्हीं प्रकारों को आप ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल देकर, किन्हीं को एक एक एग्जाम्पल देकर बात खत्म कर सकते हैं। स्पीड मेंटेन करना होगा, टाइम को मैनेज करना होगा बच्चों। तो 2 एग्जाम्पल मैंने 3 × 3 दोनों लिए हैं। आप 2 × 2 का बच्चों उदाहरण ले सकते हैं, आप चाहे तो 4 × 4 का उदाहरण लेकर भी अपनी बातचीत कर सकते हैं कि ये हमारा स्केलर यानी समान अवयव वाला एक अदिश अवयव होगा। अदिश हिंदी में
अंग्रेजी में स्केलर, ठीक है, वो डायगोनल था और ये स्केलर है। अब दोनों में अंतर आप अपने मन में दोहरा लीजिए, दोनों एग्जाम्पल दिमाग में रखिए। यदि आपसे कोई पूछे कि विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन डायगोनल एंड स्केलर, है ना, तो आप क्या बताएंगे? स्केलर में एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, है ना, इक्वल होते हैं। चलिए आगे चलें। मैंने कहा, फिर याद दिला दूं, 8, 9, 10 आपको विशेष तौर से समझना होगा। 8, 9, 10 दोनों में कॉमन स्टेटमेंट क्या हो गया? एक वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह, यानी उसमें भी वर्ग आव्यूह, इसमें भी वर्ग आव्यूह। चलते हैं आगे और अगला 10वां प्रकार देखते हैं, इकाई आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में स्थित अवयवों का मान 1 हो, 1, ओनली 1। यानी यदि मैं ऐसे मौखिक समझाना चाहूं तो आप मान सकते हैं पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 है, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव भी 1 है और तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव भी बच्चों 1 है। यानी 1, 1 मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों का मान यदि 1 हो तो हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अवयव बीजगणित में इसे आई के संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। वह वर्ग अवयव, a square matrix, each of whose main diagonal elements is unity, that is 1, and each of other elements is 0, is called an identity or unit matrix. Identity matrix is denoted by I. ओके, यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है, इसलिए हम इसे यूनिट मैट्रिक्स, इसलिए आई चिन्ह से आइडेंटिटी का आई लिया है हमने, इस आई के द्वारा जानते हैं। आगे भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। भैया ये चालू करेंगे भैया? जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ I और 3, ठीक है, इसका कोई मायने होता है बच्चों। I2 इसका मायने है ना? तो यदि मैं आपको 2 गुणा 2 बता रही हूँ तो इस तरह से ये बनेगा, तो हमने I2 लिख दिया। ओके, यदि मैं 3 गुणा 3 बता रही हूँ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से मैं I3, यानी डिनोटेड बाय I जरूर है, लेकिन हम उसे यदि 2 गुणा 2 समझ रहे हैं तो I2 लिख देंगे, है ना। 3 गुणा 3 समझ रहे हैं तो I3 लिख देंगे। और एक बात, हो सकता है आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चों, लेकिन मैं बहुत स्टूडेंट्स की मेंटलिटी समझती हूँ। कई बार बच्चे यूनिट की शुरुआत करते हैं 0 0 1 से, तो मैं यहाँ आपको एक आसान सा तरीका बता रही हूँ। शुरुआत कहाँ से होगी? क्योंकि हम इकाई आव्यूह पढ़ रहे हैं, हमेशा याद रखिए इकाई आव्यूह 1 की हम बात करते हैं तो 1 से ही शुरुआत होगी। अब बताएं, आपको समझ में आया कि आप 1 से शुरुआत करेंगे तो 1 0 0, है ना, 1 0 0 0 1 0। मैं क्या कह रही थी? बच्चे सोचते हैं 0 0 1, उल्टा 0 1 0, तो आपको याद रहे ये बात कि दिस इज करेक्ट, है ना। तो हमें इकाई आव्यूह को, यूनिट या आइडेंटिटी को आई के द्वारा बताना है, लेकिन यदि आप 3 गुणा करें तो I3। ओके, तो हमने 3, 8, 9, 10 3 प्रकार देख लिए हैं बच्चों, और तीनों की शुरुआत मैंने ऐसा वर्ग आव्यूह से किया है, ऐसी शुरुआत मैंने की है, इसलिए ध्यान दीजिए। मुख्य विकर्ण की बात की है, पहले में मुख्य विकर्ण में अवयव थे, है ना, और उनके मान कुछ भी थे, है ना, बाकी 0 थे, उनके मान थे। लेकिन फिर जब हम आगे आए तो हमने स्केलर समान अवयवों की बात की, फिर हमने इकाई आइडेंटिटी की बात की। इस तरह से हम ये 10वां प्रकार पूरा कर चुके हैं। ओके, बढ़ूं आगे? अच्छा चलिए, पहले तो मैं इकाई आव्यूह का आपको एक एग्जाम्पल दे दूं बच्चों। जी, दिख रहा है सबको? क्लियर है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ना? देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए। क्लियर है सबको? पहला वाला 2 गुणा 2 जो मैंने बाद में डिस्प्ले किया, है ना, और हमारा 3 गुणा 3।
अब क्लियर है? जो मैं यहाँ पर आपको विजुअलाइजर पे समझा रही थी वही चीज वहां पर भी आ गई। 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं आगे बढ़ती हूँ ये मानकर कि आपको मेरे तीनों प्रकार पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। चलिए 11वें बिंदु की ओर चलते हैं और ये है नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यदि किसी अवयव के प्रत्येक अवयव है ना के साथ में जीरो हो, मतलब हर एलिमेंट जीरो हो, और एक बात कि ये किसी भी क्रम का हो सकता है, क्योंकि मैंने 8 9 10 वर्ग अवयव कहा, तो नल के लिए आप ये मत सोचिए कि वर्ग अवयव होना चाहिए। ये किसी भी क्रम का, यानी दो पंक्तियां हो तो दो स्तंभ हो सकते हैं बच्चों, है ना, दो पंक्तियां हो तीन स्तंभ हो सकते हैं, तीन पंक्तियां हो दो स्तंभ हो सकते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है शून्य अवयव वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो। एग्जाम्पल देखिए, मैंने 2 गुणा 2 का उदाहरण लिया है और ये आपके सामने है 0 0 0 0, ठीक है। 3 गुणा 4 का देखिए, जिससे कि आप ये ना सोचें कि ये भी वर्ग अवयव होना चाहिए। 2 गुणा 2 बताकर मैंने यदि अपनी बात खत्म कर दी होती, और आपने ये किसी भी क्रम का हो सकता है, यदि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए एग्जाम्पल देखिए, 3:4, 3 गुणा 4, इसमें 3 क्या है? पंक्तियां, क्योंकि जब भी हम m into n मैट्रिक्स की बात करते हैं रो पहले लिखते हैं, कहते हैं। आपको आपकी बुक यदि आपने खोल के देखा होगा तो छोटा i और छोटा j लिखा मिला, i और j, ठीक है। तो i stands for रो और j छोटा वाला stands for कॉलम। तो i into j कह सकते हैं, m into n ज्यादा चलता है बच्चों। तो 3 गुणा 4 में चेक कीजिए, आड़े में रोज है 3 और खड़े में कॉलम्स हैं, पंक्तियां, ठीक। तो 3 गुणा 4 उदाहरण 2 आपके सामने है। बढ़ती हूं आगे। 12वां प्रकार हम देख रहे हैं उप अवयव सब मैट्रिक्स, ठीक है। सब मैट्रिक्स के लिए यदि किसी अवयव की कुछ पंक्तियों और स्तंभों को हटा लिया जाए, हटाने के लिए कोई नियम नहीं है बच्चों, आप थोड़ी सी एकाग्रता से मेरे एग्जाम्पल को देखिएगा, स्क्रीन पर जरूर देखिएगा जब मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। हम अभी पढ़ रहे हैं उप अवयव, यानी किसी मूल अवयव के कुछ पंक्तियां या स्तंभ को हम हटा दें, है ना, तो जो बचा अवयव होगा वो सब मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं आपको 3 चीजें डिस्प्ले कर रही हूँ, मूल अवयव, फिर हम सब मैट्रिक्स बनाएंगे एक, और उसके आगे एक और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए मूल अवयव आपके सामने है। किस तरह का मूल अवयव है? 3 गुणा 3। कोई जरूरी नहीं है बच्चों की ये वर्ग अवयव ही हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपके सामने वर्ग अवयव का रख रही हूँ। 3:3, 3 into 3 वाला आपका मूल अवयव है। स्क्रीन पर नजर रहे, देखिए मैं क्या जादू कर रही हूँ जी, ध्यान से देखिए। आपके सामने जो अवयव है 5 4 3, मैंने पहली पंक्ति पढ़ी है बच्चों, ठीक है। 2 1 7, 4 3 2, ठीक है। आप बोले नहीं हम तो सम पढ़ेंगे, चलिए कोई बात नहीं, सम पढ़ लीजिए। 5 2 4, 4 1 3, 3 7 2। केवल एलिमेंट्स, आपको कुछ रखना नहीं है, मन से आप कोई भी संख्याएं लिखकर अपनी बात समझा सकते हैं। मैंने अब क्या किया जी, देख रहे हैं, मैंने कहा था स्क्रीन पर नजर रहे। क्या किया मैंने? 4 1 3, 3 7 2, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। आप समझ रहे हैं क्या किया मैंने? मूल अवयव जो आपके सामने है उसके मैंने क्या कर दिया, पहले स्तंभ को, पूरे पहले स्तंभ को क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब क्लियर है? तो पहले जो अवयव था 3 गुणा 3, अब क्या बचा? यस, अब क्या बचा? 3। वही पंक्तियां तो 3 ही बची, लेकिन कॉलम्स कितने बचे? 2, है ना। 3 गुणा 2। हम क्या कर रहे हैं? स्तंभ या पंक्तियों को हटा रहे हैं। आप कह सकते हैं मैडम आपने ये पूरी पहले कॉलम को नहीं डिलीट किया, आपने क्या किया? तो पहले रो के पहले एलिमेंट को, दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट को, तीसरे रो के तीसरे एलिमेंट, मतलब पहली रो के पहले को, दूसरी रो के पहले को, तीसरी रो के पहले को, ऐसा नहीं कह सकते बच्चों, है ना। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। अब और देखिए, अब मैंने क्या किया, उसी मूल अवयव पर आ जाइए।
बेसिक जो है, ओरिजिनल जो आपके सामने है, पहला वाला 3 गुणा 3, उसको देखकर बताइए अब मैंने क्या किया है। ठीक है भैया, चालू कीजिएगा। क्या किया है मैंने? जो एग्जाम्पल था 5 4 3 2 1 7 4 3 2, है ना? मैंने क्या कर दिया, क्या बचा है 2 1 4 3, तो मैंने ऐसे कर दिया। क्या किया, पहली पूरी पंक्ति, है ना, और ये पूरा स्तंभ गायब कर दिया। तो क्या बचा, ये बचा 2 1 4 3। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होगी बात। हम अवयव के प्रकार देख रहे हैं और ये हमारा जो 3 गुणा 3 था शुरुआत में, वो बदलकर हो गया 3 गुणा 2, है ना? और अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 गुणा 2। ठीक है, तो उप अवयव क्या है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पंक्तियां और स्तंभ दिए जो हैं, जैसे 3 गुणा 3 आपके सामने है, तो उप अवयव में आप कुछ पंक्तियां या स्तंभों को हटा देते हैं, तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वे सब मैट्रिक्स, है ना, कहलाते हैं। चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल में फिर और क्लियर हो गया। एक नई वाली जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है बात, 3 गुणा 3 3 गुणा 2 2 गुणा 2, वही पहले पंक्तियां फिर स्तंभ। तो 12वां प्रकार सब मैट्रिक्स। आगे चलिए, और अगला प्रकार है, मैं चाहूंगी कि बहुत ध्यान से आप इस बात को समझें, क्योंकि इसके जो 2 प्रकार हैं उसे हमें बहुत बारीकी से, मेरे पास एग्जाम्पल है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यदि मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो पहली बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, त्रिभुजीय अवयव क्या है। यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के अवयव शून्य हो, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो और अबव, ये 2 प्रकार आपको समझ में आ रहे हैं, है ना, बिलो और अबव द मेन डायगोनल आर जीरोज इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण के ऊपर के या नीचे के अवयव शून्य हो तो उसे त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। लिख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो और अबव, है ना? तो आपके 2 प्रकार मिल जाएंगे आपको अभी, बिलो और अबव द मेन डायगोनल आर जीरोज is called a triangular matrix. These matrices are 2 types. 2 तरह के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ओके, उच्च त्रिभुजीय अवयव क्या है? 2 प्रकार है। पहले तो त्रिभुजीय अवयव क्या है, तो वर्ग अवयव से शुरुआत करनी पड़ेगी, 3 गुणा 3 होगा, है ना, 4 गुणा 4 होगा। आप 2 गुणा 2 से समझेंगे तो बहुत क्लियर नहीं होती बच्चों बात, इसीलिए हालांकि आप चाहें तो डिस्प्ले कर दूंगी, मैं बता दूंगी आपको। यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे, तो हम उच्च त्रिभुजीय अवयव को पढ़ रहे हैं। वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव या एक वर्ग अवयव को जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे की ओर के सभी अवयव शून्य हो, अपर त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। A square matrix in which all the elements below the main diagonal are zeros is called upper triangular matrix. ठीक है, यानी यदि नीचे 0 है, इसका मतलब क्या निकला, ऊपर उनके एलिमेंट्स कुछ मान रखते हैं, 0 से ज्यादा है ना, तो हम उच्च त्रिभुजी को इस तरह से याद रख सकते हैं। नीचे 0, इसका मतलब अपर वैल्यूज होंगी, है ना, अपर ट्रायंगुलर। ठीक, इसी में दूसरा प्रकार देखिए, ये है निम्न त्रिभुजीय, जिसमें एक वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर के सभी अवयव शून्य हो। अभी मुख्य विकर्ण को, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स को समझना मैंने सिखाया आपको, उसके आधार पर आप समझ सकते हैं। नीचे 0 मीन्स ऊपर एलिमेंट्स होंगे तो अपर डायगोनल, और ऊपर 0 तो नीचे वैल्यूज होंगी, है ना, एलिमेंट्स की वैल्यूज होंगी 0 से ज्यादा होंगी। तो एक वर्ग अवयव के जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर के सभी अवयव शून्य हो उसे निम्न त्रिभुजीय अवयव
कहते हैं। शाब्दिक तौर पे कुछ चीजें बच्चों कठिन होती हैं, लेकिन जब हम एग्जाम्पल तौर पे समझें, कोई मैट्रिक्स आपके सामने रखूं, देखिए, अब एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। आपके सामने, चूंकि मैंने शुरुआत की इस प्रकार की, क्या कैसे वर्गावयव होना चाहिए, तो 3 गुणा 3 आपके सामने है। प्रिंसिपल डायगोनल सबको समझ में आ गया है पिछले उदाहरणों में, चेक करके देखिए। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं। तो ऊपर एलिमेंट्स हैं, है ना, मोर देन 0, तो ये क्या हुआ? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उच्च त्रिभुजी। अब यदि आपको एग्जाम्पल से बात समझ में आ गई तो आप शाब्दिक व्याख्या कर सकते हैं। ये देखिए, मेन डायगोनल पर मैंने लाइन खींच दी है, अब आप और अच्छे से समझ सकते हैं क्या किया है मैंने, देख लीजिए। मेन मुख्य विकर्ण 2, 5, 7 के नीचे के, है ना, 0 है, यानी मुख्य विकर्ण की ऊपर के साइड जो भी है वो मोर देन 0, वैल्यू जो है, एलिमेंट्स जो है वो 0 से अधिक है। तो नीचे 0 है बच्चों, इसलिए ऊपर के आधार पर हम बता रहे हैं अपर डायगोनल। अब आप चाहे तो एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। वर्ग आव्यूह की बात, वर्ग आव्यूह की का ही एग्जांपल लेना है, तो देखिए 4 गुणा 4, चेक करके देखिए। आप बताइए, यदि ये गलत है तो हो सकता है मैं जानबूझकर गलत डिस्प्ले कर रही हूं। हाँ जी, हाथ ऊंचा कीजिए यदि सही है तो। हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ रहे हैं, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप सब हाथ ऊंचा करेंगे तो मैं समझूंगी कि सही है। देखिए, चेक, अब चेक कीजिए, है। उच्च त्रिभुजी आव्यूह के 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4। चेक करके देखिए, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 हो तो उसे अपर, अपर क्यों? क्योंकि मोर देन 0, है ना, ऊपर आपके 0 से अधिक है, इसलिए उच्च त्रिभुजी आव्यूह। निम्न का चलते हैं, देखते हैं, आप सहमत हैं? ऊपर 0 है, यानी लोअर साइड मोर देन 0 एलिमेंट्स है, 0 से अधिक है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये देखिए और समझ लीजिए, क्लियर हो रहा है सबको? तो हमने एक प्रकार और देखा त्रिभुजी आव्यूह, जिसमें कि हमने अपर और लोअर 2 प्रकार देखे। अपर का जब नीचे वाले 0 हो, और लोअर का जब ऊपर वाले 0 हो। उल्टे से समझ सकते हैं आप। एक और प्रकार देखिए, ऋणात्मक, नेगेटिव। यदि किसी मूल आव्यूह के सभी अवयवों को ऋणात्मक ले लें, है ना, मूल आव्यूह जैसा भी हो, यदि आप उसके नेगेटिव मान लें, इसका एक मतलब ये भी होता है कि यदि पद धनात्मक है तो आप उसमें -1 का गुणा कर रहे हैं, उसके सारे मान को आप नेगेटिव ले रहे हैं, तो जो आव्यूह बनता है उसे हम मूल आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह कहते हैं। इसे -a के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। कब? जब ये a आव्यूह है। यदि मैं ये कहूं कि x इज इक्वल टू ये आव्यूह है, तो आप लिखेंगे -x, है ना, यानी हम a और b 2 आव्यूह हैं, इस तरह की बात करें, x और y 2 आव्यूह हैं, इस तरह भी कह सकते हैं। तो यदि a एक मूल आव्यूह है, हम क्या समझ रहे हैं? नेगेटिव। ये देखिए सबको डिस्प्ले हो रहा है, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a। a के हमने सारे चिन्ह कैसे ऑब्टेन किया आपने नेगेटिव मैट्रिक्स को? obtaining by changing the sign of all elements of A। A ओरिजिनल मैट्रिक्स है, A एक मूल आव्यूह है, यदि उसके एलिमेंट्स के आप ऋणात्मक मान ले लें तो इसे मूल आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह कहते हैं। इसे -a, यदि मैं a बराबर से लिख रही हूं तो ये -a होगा। यदि मैं x बराबर से कहूं कि लिखिए x बराबर एक आव्यूह ये है, तो -x कैसे होगा? क्लियर है? चलिए आखिरी 15वां परिवर्त आव्यूह, इसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं।
यदि आप ट्रांसपोज को बच्चों ट्रांसफर से समझें तो बात बहुत आसान हो जाएगी। किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर परिवर्त अवयव प्राप्त होता है। यदि आप इंटरचेंज कर रहे हो ना, यदि आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक, तो जो अवयव आपको उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यदि m इंटू n 2 गुणा 3 यानी मैं क्या एग्जाम्पल ले रही हूं, जहां 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। अब बहुत एकाग्रता से स्क्रीन पर देखिएगा, ये हमारा मुख्य ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ठीक है, आप सहमत है ना? मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं, 2 पंक्तियां बनाई हैं और 3 खड़े में चेक करके देखिए 3 कॉलम्स हैं। ओके, 2 इंटू 3। अब मैं क्या कर रही हूं, इंटरचेंजिंग द रोज इन कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। ट्रांसपोज कैसे प्राप्त होगा आपको, तो चेंज कर रही हूँ। क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से, इसे भी 2 तरीके से समझ सकते हैं। ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, ठीक है। ऊपर वाली पहली पंक्ति क्या थी, 4 5 6, ठीक है। पहली पंक्ति 4 5 6 थी, मैंने क्या कर दिया, उसको स्तंभ में बदल दिया। ओके, देखिए खड़े में लिख दिया 4 5 6। फिर 7 8 9 दूसरी पंक्ति, तो मैंने उसको खड़े में लिख दिया। ओके, मैं किस तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं कि आप इस उदाहरण में रोज देखिए, ठीक, पंक्तियों को मैंने स्तंभ में बदल दिया। अब आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं। स्तंभ देखिए, स्तंभ देखिए, कितने स्तंभ है, 3, है ना। अब स्तंभ के एलिमेंट देखिए, 4 7, एक के नीचे एक पढ़ रहे हैं सभी, 4 7, उसको आप पंक्ति में लिख दीजिए। इसी उदाहरण को देखिए, बस आप स्क्रीन पर देखिए, मैं जो कह रही हूं उन आंकड़ों को देखिए। 4 7 को आपने पंक्ति में बदल दिया, 5 8 आपका स्तंभ था, पंक्ति में लिख दिया, 6 9 स्तंभ था, उसको पंक्ति में लिख दिया। बात तो एक हुई। समझने के 2 नजरिए बच्चों, ठीक है। एकाग्रता चाहिए, और यदि आप एकाग्र हैं, कंसंट्रेट होकर मेरी बात सुन रहे हैं, गुन रहे हैं, तो आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, एक मूल अवयव के पंक्तियों और स्तंभ में ट्रांसफर कर दिया, है ना। और ट्रांसफर करने पर जो अवयव मिला, आपने ध्यान दिया, मैंने लिखा है ए डैश, ठीक है। आप इसे ए टी भी लिख सकते हैं, ये ट्रांसपोज है। ये इधर देखिए, ए टी, है ना, तो ए टी, ये आप डैश ए डैश लिख सकते हैं, और ए और उसके साथ में ट्रांसपोज टी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर किया है इसलिए ट्रांसपोज, ठीक। तो हमने अवयव के 15 प्रकार देख लिए हैं बच्चों। 2 गुणा 3 बदल कर क्या हो गया, 3 गुणा 2। एक बार फिर देख लीजिए जल्दी से, 2 गुणा 3 आपके सामने एक मूल अवयव था, जिसको हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज किया रोज और कॉलम्स को, और हमने 4 5 6 पहली पंक्ति को स्तंभ में बदल लिया है। इस प्रकार से हमको जो ए डैश मिला, m इंटू n मिला, उसमें अब हमारे पास 3 रोज हो गई हैं और 2 कॉलम हो गए, तो 3 गुणा 2, ठीक है। तो हम नहीं, मैं टेस्ट नहीं लूंगी, आप मेरा। यस, प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अभी तक हमने जितने प्रकार पढ़े हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, जी, किसी के कोई डाउट्स हैं? जो मैंने लेक्चर दिया 15 प्रकार हमने पढ़े हैं, आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो मेरे पास 5 प्रश्न हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन पहले अवसर आपको दूंगी। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि अभी एक लेक्चर और है, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, है ना। उसके बाद हम फिर जोड़ना और घटाना, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बस आप पढ़ने के मूड से बैठिएगा। अभी आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, आप माइक से जुड़कर प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, कोई प्रश्न? अभी तक हमने जितने प्रकार पढ़े हैं बच्चों,
5 मिनट आपके लिए है। कोई प्रश्न पूछना चाहें? जो हमने जितने प्रकार पढ़े उसमें कोई आपको डाउट है? मैम जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं बताइए, नाम बताइए जल्दी से। जी मेरा नाम अंकिता कुड़ेरिया है, महाराजा कॉलेज छतरपुर। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैट्रिक्स का यूज क्या है, जो आपने बताया। जी जी, तो उसमें उसके लिए आपको एक लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। जब हम गुणा पढ़ेंगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि इसकी उपयोगिता क्या है ना। आजकल बहुत उपयोग हो रहा है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो हम जब एग्जाम्पल देखेंगे, मैं स्लाइड्स बना के लाऊंगी और आपको जरूर बताऊंगी कि अर्थशास्त्र में और खासतौर से वाणिज्य में इसकी उपयोगिता क्या है। अभी हमने प्रकार पढ़े हैं बच्चों, और इन प्रकार को लेकर यदि आप इन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को लेकर यदि आप कुछ पूछना चाहें तो स्वागत है। जी हेलो मैम। अवयव के जितने प्रकार हमने पढ़े, अवयव की संरचना हमने जो देखी, अवयव के एलिमेंट्स क्या हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे तय होते हैं ना, उसमें यदि आप कुछ पूछना चाहें तो। जी हेलो मैम, मैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज बैरसिया से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है, बोलिए। जी मैम, स्वामी विवेकानंद कॉलेज बैरसिया से जी बोल रहा हूँ। जी बोलिए, ऋणात्मक अवयव क्या होता है ये पूछना चाहता हूँ मैम। अच्छा जी बैठिए। ऋणात्मक अवयव आप समझना चाह रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि मूल अवयव के प्रत्येक एलिमेंट को आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव, है ना, ऋणात्मक। प्रत्येक अवयव का, किसी मूल अवयव का ऋणात्मक मान लेंगे। ऋणात्मक मान, मान मतलब मानने से नहीं, ऋणात्मक मान लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -a। यदि a एक मूल अवयव है और आप उसके सभी पॉजिटिव यदि आपको वो दिए हैं, उदाहरण मैंने लिखा था, तो आप उसका क्या करें, नेगेटिव 5 3 3, तो आप क्या लिख रहे हैं, -5 -3 -3, कोई एग्जाम्पल है ना। तो उसे हम मूल अवयव का ऋणात्मक अवयव कहेंगे। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न बच्चे? मैम थैंक यू मैम। स्वागत है। हाँ जी, और कोई प्रश्न बच्चों? हमने 15 प्रकार पढ़ लिए हैं। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। हमीदिया कॉलेज। स्वागत है हमीदिया, जी जी पूछिए। स्क्वायर मैट्रिक्स। जी स्क्वायर मैट्रिक्स सामने आइए, सामने आइए। जी पूछिए, जल्दी। मैम मैं स्क्वायर मैट्रिक्स समझना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, मतलब आप इसके पहले वाले लेक्चर को स्किप कर चुके हैं। बैठिए, मैं बता देती हूँ। वर्ग अवयव वो अवयव है जिसकी पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर, जिस किसी अवयव की पंक्तियां और स्तंभ बराबर हो। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने 1 2 2 3 ऐसा लिख रही हूं। ठीक है, अब आप चेक करके देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इस तरह से 2। ठीक है, पेंसिल से काट सकते हैं आप 2। और कितने स्तंभ है, 2, है ना। तो 2 गुणा 2, तो ये क्या हुआ, वर्ग अवयव, जहां R इज इक्वल टू C ना, जहां M इज इक्वल टू N। ये M और N क्या है, R और C नहीं लिखते हैं हम, M N लिखते हैं। M पंक्ति के लिए, रो के लिए, और M N स्तंभ के लिए, है ना। तो जब भी R इज इक्वल टू C होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए, आप चाहें तो 1 2 3 3 1 4 5 2 1, अब बताएं क्या ये वर्ग अवयव है? हाँ, क्योंकि इसमें मैंने कितनी पंक्तियां ली हैं, 1 2 3, है ना। रो इज इक्वल टू कॉलम, तो रो कितने, 3, कॉलम चेक कीजिए, 3 बराबर का निशान लगा सकते हैं। यस, तो ये क्या हो गया, वर्ग अवयव। ठीक है, क्या आप मुझे, कोई भी, सबके लिए एक प्रश्न है, आप बताएंगे कि ये किस तरह का अवयव है? जी, सबके लिए ये प्रश्न है। जी, हमीदिया भी जवाब दे सकता है, ये किस तरह का अवयव है? और कोई? जी बोलिए। मैम फ्रॉम हमीदिया कॉलेज भोपाल। जी बोलिए। मैम इट इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ओह नो नो, और कोशिश कीजिए। जी आई डोंट नो। जी, आप इसका पहले रो और कॉलम तय कर लेंगे ना, तो आपके पास जवाब है बच्चों। जी, और कोई कॉलेज कोशिश करेगा? हेलो मैम, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। जी बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। जी जी मैम बोलिए। ये एक वर्ग आव्यूह है क्योंकि उसमें एक ही कॉलम और एक ही पंक्ति है। यस, बहुत बधाई आपको छिंदवाड़ा कॉलेज। देखिए इसमें एक पंक्ति है, एक सम 1:1 है ना। मैं जानबूझकर आपके सामने ये बात रख रही थी जहां रो इज इक्वल टू कॉलम हो बच्चों, ठीक है। और एक बात ये याद रखिए, छिंदवाड़ा कॉलेज की विद्या के लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये एक और बात आपको बता रही, इसे आप वर्ग आव्यूह भी कहें और साथ ही आप इसे सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स भी कहें। क्या कहेंगे? एक अवयव आव्यूह, ठीक है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, है ना। 1:1 है, रो और कॉलम बराबर है, वर्ग आव्यूह है, और इसके साथ ही आप इसे सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो चलिए ब्रेक लेने का समय हो गया है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। इस बार तकनीकी खराबी बिल्कुल नहीं आएगी, मुझे ईश्वर पे पूरा विश्वास है। हम जल्दी मिलते हैं और हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग जोड़ घटाने की बात शुरू करेंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। थैंक यू, नमस्ते।